अब हम आते हैं साइबर स्पेस और साइबर सिक्योरिटी के बाद साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम बेसिकली ऐसी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी है जो हमारे इस कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट को टूल या टारगेट बनाकर इस्तेमाल करती है, उन पर हमला करती है। किस लिए हमला करती है? तीन चीजें बताइए, कौन सी तीन एक्टिविटी हम करते हैं? सेव करते हैं डेटा, हम ट्रांसमिट करते हैं और एक्सेस करते हैं। हमारी इन तीन एक्टिविटी को बाधित करने के लिए जो अपराध किया जाता है उसको साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर स्पेस में डेटा को सुरक्षित रखने, ट्रांसमिट करने या एक्सेस करने में बाधा उत्पन्न करने संबंधी जो अपराध किए जाते हैं उनको साइबर क्राइम कहते हैं। सामान्य सी डेफिनेशन हो गई जो आपको याद रखनी चाहिए। ये कैसे होता है? डिफरेंट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज टू कमिट ऑफेंसेस सच एज हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड, स्प्रेडिंग, मालवेयर, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग। हम अभी इसके बारे में थोड़े से विस्तार में बात करेंगे। साइबर क्राइम, एक लड़का पंजाब से एक्सेस करता है, टीआरसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है और जब यहाँ की साइट खोलेगा तो एक पोर्नोग्राफिक साइट खुल जाएगी, एक भद्दी साइट खुल जाएगी, बदनाम होगा कॉलेज। तो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलेज को क्या है, सजग रहने की आवश्यकता है। अपनी वेबसाइट को खुद खोल के देखने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं फी काउंटर पर बजाय हमारे अकाउंट नंबर के किसी का पर्सनल अकाउंट चला गया हो। आपका विद्यार्थी फीस जमा कर रहा है टीआरसी कॉलेज में और जमा हो रही है किसी के पर्सनल खाते में, ऐसा कोई अपराध तो नहीं हो रहा आपके वेबसाइट के साथ। तो हर आदमी को सजग रहने की आवश्यकता है। कैसे प्रोटेक्ट हो और क्या करें, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्लाइड थोड़ी ओवरफ्लो कर रही है। ये डेटा कहता है कि हमारा साइबर क्राइम 700% से ज्यादा बढ़ गया और बढ़ता जा रहा है लगातार। साइबर क्राइम का जो धरातल है वो इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि हम आप उसके शिकार होते जा रहे हैं, असावधानी के कारण और अज्ञानता के कारण। दो चीजें अगर आप सावधान हो जाएं, दो चीजों को लेकर आप कमर कस लें तो आपके साथ अपराध की संभावना बहुत कम हो जाएगी। थोड़ी सी बात करते हैं साइबर क्राइम किस प्रकार के होते हैं। एक जो सबसे कॉमन आप अखबारों में पढ़ते हैं, हैकिंग हो गई। कोई बताएगा हैकिंग का क्या मतलब सामान्य भाषा में? हैकिंग क्या है? हाँ, लेकिन हैकिंग का इसका मतलब क्या हुआ? हैकिंग का मतलब हुआ अनऑथराइज्ड एक्सेस। जिस चीज के लिए आप अधिकृत नहीं हैं, अगर वो काम आप कर लेते हैं तो आप हैक कर लेते हैं। चाहे आपका फोन हो, चाहे फेसबुक प्रोफाइल हो, चाहे बैंक का खाता हो, कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप स्वयं अधिकृत नहीं हैं और वो चीज आप अगर करते हैं तो इसका मतलब कि आपने सिस्टम को हैक कर लिया। जो दूसरे प्रकार का ज्यादा अपराध होता है वो एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इससे संबंधित फ्रॉड होते हैं। आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत से लोग मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं। आप जब बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो अब वो इंटरनेट की बात नहीं करता आपसे, आप कहता है साहब सीधे सीधे मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारे बैंक का और आप मोबाइल पर बैंकिंग कीजिए। क्या जरूरत है आपको बैंक आने की या लैपटॉप खोल के इंटरनेट बैंकिंग करने की? आप सीधे सीधे आप हमारे इससे ऐप से बैंकिंग कर लीजिए। अब अगर आपने बैंकिंग अपने मोबाइल से की और आपका मोबाइल हैक हो गया तो इसका मतलब कि आपका अकाउंट भी हैक हो गया। आपके अकाउंट से कोई आदमी कोई भी गलत काम, कोई भी ट्रांसफर, गलत ट्रांसफर, चेंज वो कर सकता है। इसलिए हमको ऐसे मौके पर सावधान रहना चाहिए। नेट एक्सटॉर्शन और रैंसमवेयर ये आजकल का एक बहुत प्रचलित अपराध है। आदमी इंडिविजुअल से लेकर और ऑर्गेनाइजेशन तक। मान लीजिए कि मैं एक व्यवसायी हूं, मेरी आभूषण की दुकान है या मेरा पेट्रोल पंप है
और किसी ने हमारे अकाउंट को एक तरह से हैक कर लिया, एक तरह से बंधक बना लिया, और उसके बाद उसने कहा कि आपके अकाउंट को छोड़ने के लिए हम 5 लाख रुपए लेंगे, हमको 5 लाख रुपए ट्रांसफर कीजिए तब हम आपका अकाउंट छोड़ेंगे। तो वो क्या स्थिति हुई, रैंसमवेयर हुआ। समय समय पर सरकार हमको आपको सजग करती रहती है। अभी हाल में ही जागरण में फ्रंट पेज न्यूज थी, एक इस तरह का मालवेयर आया है जिसका नाम है MAAL माल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ट्रोजन है, मालवेयर है, जिसके माध्यम से अगर आपने उस लिंक को क्लिक किया तो आपका फोन दूसरा व्यक्ति जिसने वो वायरस भेजा है वो आपको कंट्रोल कर लेगा, आपके फोन को, आपके फोन के डेटा को कॉपी करेगा, उसका मिसयूज करेगा। तो हमको इसके लिए सावधान रहना चाहिए। एक और देखिए 3 टर्म सामने लिखे हुए हैं, फिशिंग, विशिंग और फार्मिंग। कोई बताएगा इन तीनों का मतलब? अंग्रेजी के ही वर्ड हैं। जब मछली पकड़ना FISHING होता है, ये PHING है। वहां पर विशिंग है, फार्मिंग खेती करना में F होता है, यहाँ पर PH है। तो तीनों के अर्थ कोई बताएगा? एक एक बताइए। फिशिंग बताइए। गुड। और विशिंग बताइए। काफी हद तक सही बताया आप। क्या नाम है आपका? आदित्य प्रताप सिंह के लिए भी हम लोग ताली बजाएं, इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। फिशिंग का मतलब होता है कि आपकी जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, बोनाफाइड इंफॉर्मेशन है, उसको हम मैसेज भेजकर आपसे प्राप्त करें, वो स्थिति फिशिंग होती है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए क्या होता है, कोई केंचुआ या कोई चीज लगाई जाती है, मछली उसको पकड़ती है, उसके मुंह में बेट फंस जाता है और आप मछली खींच लेते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको कोई SMS से, ईमेल से, व्हाट्सएप से मैसेज भेजकर अगर आपकी जानकारी लेना चाहता है तो उस प्रकार के अपराध को फिशिंग कहते हैं। और अगर वही चीज कोई आदमी कॉल करके लेता है, बहुत बार कॉल भी आपके पास आते हैं, तो जब कॉल से लेता है तो उसे विशिंग कहते हैं, वॉइस के माध्यम से लेता है। और अगर वही चीज वेबसाइट के माध्यम से ले, अगर एक वेबसाइट हम ऐसी बना दें जो बैंक से बिल्कुल मिलती जुलती हो, आप उस पर जाकर अपने डिटेल भर दें, यूजर नेम पासवर्ड भर दें और हम दूसरे सर्वर से उसे कैच कर लें, तो वो क्या है? फार्मिंग है। गलत वेबसाइट बनाकर अगर हम आपके साथ अपराध करते हैं तो वो फार्मिंग है। और पोर्नोग्राफी, मॉर्फिंग का मतलब हुआ चित्र किसी का है, चेहरा किसी का लगा दिया। किसी सेलिब्रिटी का चित्र है, बहुत कम कपड़े पहने हुए है, स्विमिंग पूल में नहाते हुए है, उसकी है, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन हम किसी लड़की या महिला का चेहरा उस पर लगा दें, बदन किसी और का हो, तो उसकी एक तरह से क्या होगा? मान मर्दन होगा, उसकी बेइज्जती होगी। वो वैसी नहीं है, वैसे कपड़े नहीं पहनती, लेकिन आपने वैसा प्रदर्शित करने का प्रयास किया, ऐसे अपराध को हम मॉर्फिंग कहते हैं। और एक सेक्सटॉर्शन अपराध बहुत तेजी से इस समय बढ़ रहा है, जिससे हम सभी को सावधान रहना चाहिए। मैं अलग से 2 स्लाइड उसके बारे में बताऊंगा आगे, और चाहूंगा कि आप अपने घरों में भी लोगों को इसके लिए सजग करें। ये देखिए फार्मिंग का उदाहरण, ये ICICI बैंक की 4th साइट है, बिल्कुल वैसी ही दिख रही है। जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहां से आया? ICICI बैंक लिमिटेड से। जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो लिमिटेड नहीं लिखते। आप देखिए अगला, पंजाब नेशनल बैंक, बिल्कुल वैसे ही साइट है। क्या मांग रहा है आपसे? कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट। आप जानते हैं कि मोबाइल पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका कार्ड नंबर चाहिए होता है और आपके कार्ड पर लिखी हुई एक्सपायरी डेट चाहिए होती है। अगर ये 2 चीजें मिल गई तो हम OTP जनरेट कर सकते हैं, और आपके मोबाइल को हैक करके जब OTP आएगा तो हम पढ़ लेंगे और आपके साथ फ्रॉड कर देंगे। तो यहाँ क्या हुआ? फार्मिंग हुई है, फार्मिंग का प्रयास है ये। तो ये इस प्रकार के अपराध को फार्मिंग कहते हैं।
आरबीआई की ओर से मेल आया कि आपको ओटीपी भेजा जाएगा, आप साझा कीजिए। कहां से आया? safetyalerrt@rbi.org.in। आप सेफ्टी की देखिए स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। फोर्स साइट है जो फार्मिंग का प्रयास कर रही है, आपसे डेटा लेने का प्रयास कर रही है। तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के संबंध में अगर कोई मेल आपको मिलता है, कोई व्हाट्सएप मिलता है, कोई एसएमएस मिलता है, तो आपको अपनी ब्रांच जाकर या उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर सत्यता वेरीफाई करनी चाहिए, न कि दिए गए लिंक पर। इस पर जवाब नहीं देना चाहिए। यह सावधानी बरतने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक में भी इसी तरह का है, बहुत से फ्रॉड हैं। एक और बड़ा प्रचलित क्राइम है, खास करके हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं उनको मैं आगाह करना चाहता हूं। अभी मैं 15 दिन पहले लखनऊ के एक डिग्री कॉलेज में गया था। जब मैंने इसकी चर्चा की तो प्रिंसिपल मैम ने खड़े होकर कहा कि सर 4 दिन पहले हमारे यहाँ इस प्रकार का अटेम्प्ट हुआ, लेकिन हमारी बच्ची बच गई। एक अपराध होता है कॉल स्पूफिंग। कोई बताएगा कॉल स्पूफिंग का क्या मतलब? स्पूफ करना मतलब क्या अर्थ हुआ? स्पूफ का मतलब होता है दूसरा बनकर दर्शाना। फोन पर कॉल करें और श्री सुजीत चतुर्वेदी का नंबर डिस्प्ले हो। हर आदमी सुजीत चतुर्वेदी साहब से बात नहीं करता आप में से, तो आप उनकी आवाज भी नहीं पहचानती। और सुजीत चतुर्वेदी साहब ने आपसे कहा कि बेटा आज एक स्पेशल कैंप लगाया है, हम लोगों ने रिलीफ का कैंप लगाया है, तुम बाराबंकी में फलानी जगह देवा रोड पर फलानी माइलस्टोन पर पहुंच जाना। आज 3 घंटे का कैंप लगा है। आपने बिना सोचे समझे कि फोन आया है कॉलेज से, आपने घर पर बताया और आप वहां चली गई। वहां को कोई मिला नहीं। थोड़ी देर में 2-3 लोग मिले, उन्होंने कहा कि अच्छा आप टीआरसी कॉलेज से हैं, टीआरसी कॉलेज का कैंप यहाँ से 500 मीटर अंदर लगा हुआ है, सर ने हमें भेजा है आपको वहां तक लाने के लिए। आप उनके साथ गए और आपने वहां पाया कि न वहां चतुर्वेदी साहब हैं, न टीआरसी का कोई आदमी है, वहां अनजान लोग हैं जिनके इरादे खराब हैं, और आपने अपने आप को एक संकट में डाल दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी आदमी ने स्पूफ करके आपको गलत तरीके से कहीं बुलाने का प्रयास किया। आपको करना क्या चाहिए था? बताइए, आप में से कोई क्या सावधानी करनी चाहिए थी आपको? कॉलेज में पहले बात करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और क्या नाम है आपका? अनन्या। हाँ, अनन्या। अनन्या, वेरी नाइस। ताली बजानी चाहिए हम लोग अनन्या के उत्तर पर। आपने कहा कि हमको कॉलेज से पहले पूछना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। आपको अपनी जो पीयर ग्रुप है, आपके साथ पढ़ने वाली लड़कियां लड़के हैं, उनसे पूछना चाहिए था क्या सर का फोन आया था। अगर 10 लोगों के बीच ये बात जाती तो शायद सुजीत चतुर्वेदी जी के पास भी ये बात पहुंच जाती कि हमारे नाम पर किसी ने कॉल किया और धोखाधड़ी करने का प्रयास किया, अपराध करने का प्रयास किया। इसे कहते हैं कॉल स्पूफिंग, और ये अपराध बहुत बढ़ रहा है। ये तो एक उसका मैंने उदाहरण दिया। कॉल स्पूफिंग से और भी बहुत तरह के अपराध किए जा सकते हैं। किसी के एक्सीडेंट की सूचना दी जा सकती है, किसी को भी कॉल करके घर वाला बन के भाई का नंबर डिस्प्ले कर दिया और बताया कि एक्सीडेंट हुआ है, आप वहाँ तुरंत पहुंचिए, अस्पताल में हैं, और आपके साथ कोई दुर्घटना कर दी जाए। साइबर बुलिंग खास करके हमारी जो महिलाएं बहनें हैं उनके साथ होने वाला अपराध है, जिसको कहते हैं हम अनचाहा संपर्क। आप नहीं चाहते कि आपसे कोई संपर्क करे, लेकिन उसके बावजूद कोई आपसे संपर्क करने का प्रयास करता है, इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। इसके विरुद्ध आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए, इसके पहले कि वो आदमी आपकी जो नॉन रिएक्शन है, आपकी प्रतिक्रिया न होने का कोई गलत अर्थ निकाले, उसके पहले आपको प्रतिक्रिया करनी चाहिए। और 1090 जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक महिला हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आपको कॉल करके सहायता मांगनी चाहिए। नाइजीरियन फ्रॉड, सोशल इंजीनियरिंग, स्टेगनोग्राफी, इस तरह के सैकड़ों प्रकार के अपराध हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, और आपको सावधान रहने की जरूरत होनी चाहिए। साइबर बुलिंग में क्या होता है कि बहुत बार जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं।
साझा नहीं करती किसी से, बताती नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अकेले अकेले घुटती हैं उस तनाव में। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बराबर साझा करना चाहिए, अपनी समस्या को आगे बढ़कर बताना चाहिए। मैं मॉर्फिंग की बात कर रहा था। ये एक सामान्य महिला है किसी परिवार में, ये एक सेलिब्रिटी है। दोनों के चित्र मिलाकर लगा दिए गए, चेहरा ऊपर वाली महिला का, बदन नीचे वाली महिला का। इस तरह के और भी भद्दे चित्र बनाए जा सकते हैं और किसी भी महिला को दबाव में लिया जा सकता है, उसको वायरल करने की धमकी देकर या उसे प्रभावित करके उसका नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन हमको सजग रहना चाहिए और अगर कोई ऐसी बात होती है तो शिकायत करने का साहस होना चाहिए। क्या करना चाहिए हमको? मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि हमको क्या रखना है, हमको अवेयर होना है और अलर्ट रहना है। अवेयर का मतलब कि हमको उस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने स्पूफिंग के बारे में बता दिया तो आप अवेयर हो गए, आप अपने घर परिवार मित्रों को बताएंगे, 100-200 लोग और अवेयर होंगे। अब जब आपके पास कॉल आएगा ऐसा, तो क्योंकि आप अवेयर हैं इसलिए आप अलर्ट हो जाएंगे। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। मैं एक बार फिर 20 सेकंड के एक वीडियो से, मैं वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेटर हूँ, वाइल्ड लाइफ से बहुत प्रेम रखता हूँ, तो आपको फिर वाइल्ड लाइफ के एक उदाहरण के माध्यम से आपको सतर्क करता हूँ कि आपको कैसा सजग रहना चाहिए, कि आपको अपनी काम भी करना है, अपनी जान भी बचानी है। तो देखिए ये वाइल्ड लाइफ का मेंबर कैसे सजग है। दाना भी चुग रही है चिड़िया, लेकिन गर्दन घुमा घुमा के देख भी रही है कि कोई खतरा तो नहीं है। हर बार चारों ओर देखती है, हट जाती है। दूसरी चिड़िया आती है, वो भी दाना उठाती है, लेकिन कितना अलर्ट है। तो हमको क्या करना है अपने व्यक्तिगत जीवन में? इसी प्रकार से अलर्ट रहना है, सजग और अलर्ट रहना है, जिससे हमारे साथ कोई धोखा न कर सके। थोड़ी सी बात करते हैं। सुजीत जी, हम लोगों के पास एक आधे घंटे का समय, 20 मिनट का समय है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। हमने बात कर ली साइबर स्पेस की, साइबर सिक्योरिटी की, साइबर क्राइम की, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की, क्या करना चाहिए हमको। अब हम लोग बात करते हैं कि साइबर क्राइम के प्रकार क्या हैं, क्यों होता है साइबर क्राइम, इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी क्यों हो जाता है। तो हम अपने अनुभव से कहते हैं कि इसके प्राइमरली 4 कारण हैं। हम एक एक की बात करते हैं आपसे। जो पहला बड़ा कारण है वो ये है कि हमारी साइबर स्पेस में चलने, घूमने फिरने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। आप में से कितने लोग साइकिल चलाना जानते हैं? साइकिल काफी लोग जानते हैं साइकिल चलाना। अब जरा आप याद कीजिए कि जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तो पहला स्टेप क्या था? किसने हाथ उठाया था? साइकिल आप चलाती हैं साइकिल? क्या था पहला स्टेप, बताइए क्या था, याद कीजिए। सबसे पहले साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो पहली बात तो साइकिल को करना और उसे संभालना सीखते हैं, फिर अपने पैर स्पर्श करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला और बताइए कोई। हाँ, पीछे दे दो। हाँ ठीक है, और एक स्टेप छूट रहा है बीच में, बताओ भाई कोई और। सब साइकिल वाले हैं, तुम बताओ बेटा। साइकिल नहीं चलाती है तो सीखो, इतनी लंबी हो साइकिल चलाना है, तुमको तो टांग दे बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। बताओ क्या करते हैं साइकिल चलाने में? सर पहले तो उसे पैनिक कर रहते हैं कि जो डंडा होता है उसके नीचे जो जगह होती है जिसको पैंची बोलते हैं, हाँ। पहले उसको चलाना सीखते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो क्या हम 2 महत्वपूर्ण चीज क्या है? हम पहली चीज सीखते हैं बैलेंस करना। आपको ध्यान होगा कि आपको बैठा दिया किसी बड़े भैया ने, बहन ने, और पीछे से धक्का दे दिया। पहला स्टेप ये होता था। अब आप हिल रहे हैं, डगमगा रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं किसी तरह से। और जब थोड़ी दूर आप साइकिल पैडल किसी तरह से मार के चला लेते थे तो फिर थोड़ी दूर पर एक भैया खड़े रहते थे जो साइकिल पकड़ते थे और आपको उतारते थे, और तब धीरे धीरे आप पैर
फलांग के चढ़ना और चलाना और उतरना सीख गए। तो जब साइकिल चलाने में इतनी ट्रेनिंग दी गई, लेकिन साइबर स्पेस में चलने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। हम अभी आपसे कहें कि भाई एक ऐप बहुत अच्छा है, प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और उसको अपने फोन पे इंस्टॉल कीजिए, आप अगले क्षण उसको इंस्टॉल कर लेंगे, इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आपकी ट्रेनिंग कुछ नहीं हुई। उसमें वायरस है, उसके क्या कमेंट्स हैं, उसकी क्या कमी है, ये आपने ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, बस आपने एक मुश्त उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जो पहली बड़ी समस्या है कि हमारी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। दूसरी बात, हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, एक बड़ी समस्या है, फिजिकल वर्ल्ड में भी है और डिजिटल वर्ल्ड में भी है। हम बड़े आसानी से सम्मोहित हो जाते हैं। ये सम्मोहन कुछ सेकंड के लिए भी हो सकता है, कुछ दिन के लिए भी हो सकता है और महीनों के लिए भी हो सकता है। सेकंड्स का क्या मतलब, किसी ने आपको कॉल किया कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने इसको एक्टिवेट नहीं कराया। आज सैटरडे का दिन है, सेकंड सैटरडे है, संडे है, फिर भी कॉल आता है और आप उसको अपना OTP बता देते हैं और आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है। ये क्या है? थोड़ी देर का सम्मोहन है। एक आदमी आपसे कहता है कि साहब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जब आपने खरीदी थी उस समय आपको कमीशन नहीं दिया था एजेंट ने, अब आपका कमीशन 78,486 रुपये बन गया है, लेकिन हमारी कंपनी की स्कीम है कि जब तक ये अमाउंट 1.5 लाख नहीं होता तब तक आपको दिया नहीं जा सकता। तो अगर आप चाहें तो 1.5 लाख माइनस 78,486 रुपये का चेक अगर आप भेज दें, उतने अमाउंट की आपकी पॉलिसी कर दी जाएगी और 1.5 लाख रुपए आपको अलग से दे दिए जाएंगे। क्या है? वो आपको हिप्नोटाइज करता है और हिप्नोटाइज करके आपसे चेक लेता है जिसका वो गलत उपयोग कर लेता है और आपको कोई पैसा नहीं मिलता। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो हिप्नोटिज्म के अंतर्गत आती हैं। तीसरी बात आती है अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये भी एक बड़ा गंभीर अपराध है, खास करके हमारी बहनों को, महिलाओं को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस एक तो होती है कि किसी प्रकार से हम आपके डेटा की चोरी कर लें, और एक अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है कि जब हमारी मित्रता होती है तब हम कस्में खाते हैं, हम एक दूसरे के बड़े घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं और अपना सब कुछ साझा कर लेते हैं। और जब हमारी मित्रता टूट जाती है, किसी कारण से दूरी हो जाती है, तो हम उसी जो हमारी गोपनीय जानकारी है जो हमें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए थी, उससे दूसरा व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है। मैं आपको अभी आगे उदाहरण दिखाऊंगा जिसमें अधिकांश मामलों में हम लोग ऐसा पा रहे हैं कि वो कोई जानने वाला व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर रहा है। मैं अक्सर अपने ऐसे सेशंस में कहता हूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना टूथब्रश घर में किसी और को देते हैं इस्तेमाल करने के लिए? कोई है ऐसा हॉल में? क्यों नहीं देते? क्योंकि वो आपकी निजता का मामला है। आपके अंडरगारमेंट्स क्या कोई और साझा करता है घर में? शर्ट कर सकता है, पैंट कर सकता है, भाई टी शर्ट कर सकता है, लेकिन आपके अंडरगारमेंट्स कोई साझा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आपकी नितांत निजता का प्रश्न है। उसी प्रकार से जो आपका डिजिटल डेटा है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, वो आपके टूथब्रश की तरह है जो आप किसी के साथ साझा आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है? ले तू रख ले, ले तू रख ले। उससे हम समझते हैं कि ये बड़ी नजदीकी हो गई, विश्वास हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लखनऊ शहर में आसपास तमाम ऐसे अपराध हैं जो केवल इसी कारण से होते हैं। और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण ह्यूमन वीकनेस है वो है ग्रीड, हमारा लालच। मैं अक्सर पूछता हूं लोगों से, जब लॉटरी का टिकट खरीदने का इनाम जीतने के संबंध में उनका नुकसान होता है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई लॉटरी का टिकट खरीदा था आपने? बोले सर टिकट तो नहीं खरीदा था। हमने कहा भाई जिसका टिकट नहीं खरीदा उसका इनाम कैसे मिल गया तुमको? तो वो क्या है? वो लालच है। हमारे अंदर लालच होता है, हमको लगता है हमको किसी तरह से कुछ मिल जाए। अगर मिल रहा है तो उस समय हम विवेक शून्य हो जाते हैं और बड़े आसानी से हिप्नोटिज्म के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम सजग रहें, सावधान रहें, वैसे ही हम जो भी डिजिटल वर्ल्ड में काम करें वहाँ पर हमारा फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ हमारी इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, हिप्नोटाइज नहीं होने चाहिए, ग्रीड नहीं होना चाहिए, और हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस
से बचना चाहिए। कुछ केस स्टडीज़ हैं, मैं अभी विस्तार में नहीं जा रहा, मैं आपको ऐसे मौखिक बता देता हूं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लखनऊ के 50s में होंगे, बड़े प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके पास एक दिन एक कॉल आया, शाम का 3:30-4 बजा था। उस लड़के ने, कॉलर ने कहा कि सर मैं ICICI बैंक की क्रेडिट कार्ड डेस्क से बोल रहा हूं और मैं आपका बिल देख रहा था, आपकी एक फ्लाइट का टिकट है अहमदाबाद से हैदराबाद के बीच का, लेकिन मैंने देखा कि पिछले 3 साल में आपने इस सेक्टर में कभी ट्रेवल नहीं किया है, क्या ये टिकट आप ही का है? अग्रवाल साहब ने कहा कि भाई मैं आज तक ना अहमदाबाद गया ना हैदराबाद गया, मुझसे क्या मतलब इस टिकट से, मैं डिस्प्यूट करूंगा इसको। डिस्प्यूट एक टर्म होता है बैंकिंग में कि जो ट्रांजेक्शन आप कहते हैं कि मेरा नहीं है उसको आप डिस्प्यूट करते हैं। उसने कहा सर बिल्कुल ठीक है, मैंने इसलिए आपको कॉल किया, तो मैं आपका ये ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट में डाल देता हूं और डिस्प्यूट में डालते ही आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक को आप हमें बताएंगे तो हम आपके इसको डिस्प्यूट में डाल देंगे। तब उनको शक हुआ कि भाई ये क्यों हमें लिंक भेजेगा, तो उन्होंने कहा भाई मैं कैसे मानूं कि आप ICICI बैंक से ही बोल रहे हैं। उस लड़के ने कहा कि सर 6 साल से मैं इस डेस्क पर हूं, आज पहली बार कोई हमसे सवाल पूछ रहा है कि मैं ICICI बैंक में ही काम करता हूं, तो मैं आपको अभी एक वेलकम मैसेज भेज देता हूं। अगले क्षण उनके पास वेलकम मैसेज आ गया और वो संतुष्ट हो गए, उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया और थोड़ी देर में उनके अकाउंट से लगभग 2,37,000 रुपये कट गए। वो भाग के हमारे पास आए, मैं उस समय STF में तैनात था, हमारे पास आए, हमने उनके अकाउंट डिटेल, HDFC बैंक का, ICICI बैंक का कार्ड था, मालूम पड़ा कि HDFC में पेमेंट हुआ है, बम्बई के महाडिस्कॉम में जो बिजली कंपनी है बम्बई की, वहाँ पे पेमेंट हुआ है। HDFC से बात करके रुकवाया, 3 दिन बाद वो पैसा रिवर्ट हुआ और जो एक्यूज था, मेन एक्यूज था बम्बई का, वो भी पकड़ा गया बम्बई पुलिस की मदद से। क्या हुआ? हिप्नोटिज्म हुआ। पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन क्षण भर के लिए हिप्नोटाइज हुआ और एक बड़ा नुकसान उसका हुआ, भले ही बाद में रिकवरी हो गई। अभी लेटेस्ट गाजियाबाद में एक महिला है, एक प्रोफेसर हैं, जो भारत सरकार में गृह मंत्रालय में बड़े उच्च पद पर रही हैं, शनिवार के दिन घर पर बैठी हुई थी। और सर आपके पास भी मैसेज आता होगा कि आपने बिजली का बिल जमा नहीं किया है, आपकी बिजली काट दी जाएगी। अखबारों में भी बहुत निकलता है इस तरह के फर्जी कॉल आते हैं या SMS आते हैं, WhatsApp आते हैं। उनके पास आया, वो घबरा गई, बेचारी लॉ अबाइडिंग लेडी थी। उन्होंने कहा मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप क्लिक कीजिए, इतना बिल है, इसको पे कर दीजिए। वो आया, उन्होंने क्लिक किया, उस आदमी ने अपने आप 49,000 रुपये उनके अकाउंट से काट लिए और फिर इनको कॉल किया कि मैडम आपके इस लिंक में कुछ दिक्कत थी, कोई और अकाउंट बताइए। उन्होंने अपने हस्बैंड का अकाउंट बताया, वो भी बगल में छुट्टी का दिन था, बैठे हुए थे। 45,000 रुपये उनके अकाउंट से कट गए। उसके बाद फिर उसने कहा, उसको लगा कि तो बड़े मूर्ख हैं, हमारी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे। दोबारा और उसने तीसरी बार कहा तो उनकी लड़की बैठी हुई थी, लड़की ने अपना अकाउंट दिया, इंडियन बैंक के अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट है तीनों के, 49,000 रुपये उसके खाते से भी कट गए। अभी केस लिखा गया है, रिकवरी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है? हिप्नोटाइज किया। क्षण भर के लिए, एक 2.5 से 3 मिनट के अंदर 49,000 और 45,000 रुपये चले गए उनके खाते से। ये भी एक बड़ा विचित्र तरह का अपराध है, जहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर और सामान्य तरीके तक के अपराध होते हैं। गोमती नगर में रहने वाली, हाईकोर्ट में काम करने वाली एक महिला के यहाँ रात 9 बजे एक आदमी ने घंटी बजाई। जब महिला बाहर निकली तो उसने अपना फोन सामने दिखाया उनको, उनका फेसबुक पेज खुला हुआ था उन महिला का। महिला 29-30 साल की होंगी, शादीशुदा हैं। एक पेज खुला हुआ था, उसमें उनकी फोटो लगी थी, उनका नंबर लिखा था और लिखा था नीचे आई एम अवेलेबल आफ्टर 9 PM। वो लड़का घर पहुंच गया उनके एड्रेस देख के,
तो महिला ने कहा भाई मैं अपनी सास ससुर के साथ हस्बैंड के साथ रहती हूँ, क्या बदतमीजी है। उनका मैडम आपके सामने है, आप कंप्लेंट कीजिए इसकी। उन्होंने कंप्लेंट की। क्या निकला, 4 साल पहले एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती थी वो सीतापुर रोड पर, वहाँ एक लड़के से मित्रता थी और वही टूथब्रश एक्सचेंज हो गया था, सारा डाटा एक्सचेंज हो गया था। इसकी जब शादी हो गई तो आउट ऑफ नाराज़गी उसने उनका प्रोफाइल बनाया, नंबर डाला, एड्रेस डाला और एक स्लोगन लगा दिया। क्यों कर पाया वो? क्योंकि फेसबुक का पासवर्ड उस लड़के के पास था, इनके पास भी था, उसके पास भी था। तो ये जो अनऑथराइज एक्सेस का हम अवसर देते हैं दूसरे आदमी को, इससे बचना चाहिए। हम लोग संक्षेप में बात करते हैं कि आखिर डिजिटल वर्ल्ड में जहां ये अपराध हो रहा है वहां क्यों अपराध हो पाता है। हमने सामने लिखा हुआ है, जो पहला बड़ा कारण है वो है एनोनिमिटी, आदमी की पहचान का अभाव। मैं अभी फेसबुक पर एक आईडी बना लूं सुनीता चौहान के नाम की, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। मैं किसी भी लड़की की फोटो लगा दूंगा और सुनीता चौहान की प्रोफाइल बन जाएगी, लोग मुझसे बात करने लगेंगे। कुछ सिरफिरे लोग, कुछ मौज मस्ती वाले लोग बड़े आसानी से फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारी स्वीकार कर लेंगे और हम जैसी बात करना चाहें वैसी बात वो करने लगेंगे। उनको बड़ा मजा है, खाली टाइम में बैठे हुए हैं, वो सुनीता से बात करने लगेंगे, जबकि मैं हूं वहां पीछे बात करने वाला। बेंगलोर में एक मुकदमा लिखा गया। बेंगलोर की टीम यहाँ आई लखनऊ और उन्होंने हमसे सहयोग मांगा कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हैं और ये इनके साथ लखनऊ में रहने वाली किसी लड़की ने फ्रॉड किया है। हम लोगों ने तहकीकात की, पूछा क्या हुआ। मालूम ये पड़ा कि करीब 5 महीने पहले इसी प्रकार वो व्यक्ति एक लड़की से जुड़े और लड़की से उनकी चैट शुरू हुई, उसमें अश्लीलता भी आ गई चैट में। जितना कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता हो सकती थी वो सारी कुछ हुई और एक दिन अचानक वो लड़की गायब हो गई फेसबुक से। 4-5 दिन बाद वो लड़की दोबारा अपीयर हुई। इस दौरान वो उनकी इतनी आदत पड़ चुकी थी ऑफिस टाइम में बात करने की कि वो बेचैन हो गए। जब वो लड़की दोबारा आई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कहाँ चली गई थी। उसने कहा कि असल में मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी और वहाँ नेटवर्क वगैरह की दिक्कत है और पिताजी के इलाज के लिए मैं बहुत परेशान थी, पैसे का इंतजाम कर रही थी, इसलिए आपसे संपर्क नहीं कर पाई। तो उसने कहा अरे कमाल करती हो, तुमने बताया नहीं, पैसे की क्या दिक्कत थी, पैसा बताओ कितना चाहिए। तो उसने बताया कि 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। आनंद फानंद में उन्होंने 1.5 लाख रुपए उस लड़की के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। फिर ये क्रम चला, 5-7 दिन और चला और फिर उसने यही बात कही कि साहब पैसे की दिक्कत हो और इंतजाम नहीं हो पा रहा है। करते करते करीब 8.5 लाख रुपए उस लड़की को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ। वो आए, हमने आईपी एड्रेस, जैसा मैंने बताया, आईपी, वो लड़की बहुत होशियार नहीं थी, आईपी एड्रेस से अलीगंज में ट्रेस हो गई। 27 साल का एक लड़का निकला। लड़के को हम लोग एसटीएफ ऑफिस लाए तो लड़के ने कहा साहब मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया, ये चैट है, जरा इनसे पूछे इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है चैट पर बातचीत के दौरान। ये अपने ऑफिस टाइम में क्या करते थे, कहते थे 50 लाख रुपए पर एनम का जॉब करता हूँ और मुझे तो आप फांसी लगा दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन इन्होंने क्या किया है जरा ये भी देख लीजिए। तो ये क्या है, एनोनिमिटी इन साइबर स्पेस है। इससे हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कौन क्या बनकर आपके सामने आता है, जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लेते, किसी वेरीफाइड प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तब तक आपको कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। चाहे वो जॉब के संबंध में हो, चाहे आपकी मदद के संबंध में हो, चाहे आपकी पढ़ाई के संबंध में हो, आपकी स्कॉलरशिप के संबंध में हो। हमारे जो विद्यार्थी, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में हमने आपको बताया ही। डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा ये रहते हैं। आप कमरा सर्च कर रहे हैं, बाराबंकी में आपको किराए पे कमरा लेना है, तो आपने नेट पे सर्च किया, एक कमरा 1500 से 2000 के बीच में कमरा मिल जाए, तो क्या किया आपने, अपनी रिक्वायरमेंट डिजिटल स्पेस में, साइबर स्पेस में छोड़ दी।
अब अगर हम साइबर क्रिमिनल हैं तो हम आपका डेटा वहां से उठाएंगे, हमको मालूम है कि आपको कमरा चाहिए, तो हम ऐसी कहानी बताएंगे कि आप हमारे जाल में फंस जाएं। इस तरह की बहुत सी चीजें हो सकती हैं। साइबर क्राइम प्राइमरली 4 कारणों से होता है। पहला, टीज, मिस्चिफ या डिस्टर्ब करने के लिए। दूसरा, प्रोफेशनल राइवल को परेशान करने के लिए। तीसरा, किसी के कैरेक्टर को खराब करने के लिए, और या पैसा प्राप्त करने के लिए। ये मोटे तौर पर 4 तरीके हैं। जो पहला तरीका है मैंने बताया, मिस्चिफ, वो क्या है? साइबर बुलिंग एक तरीका है। आप सारे लॉ के विद्यार्थी हैं, आपको मालूम होगा कि आईटी एक्ट के 66A को रिपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हटा दिया। वो क्या था? इसी के लिए था। प्रोफेशनल राइवल को परेशान करना। बैंक का मैनेजर आया या के एक सॉफ्टवेयर कंपनी का वेंडर है, दूसरा आदमी भी उसी शहर में है, उसको परेशान करना चाहता है, उसके क्लाइंटेल को घटाना चाहता है, उसके बारे में कोई ऊट पटांग लिख दिया, इनके आप पैसा दे के सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसकी जांच हो गई, वो आदमी उसमें परेशान हो गया। डॉक्टर का झगड़ा है, बहुत से केस ऐसे आते हैं कि कुछ लिख दिया उसके बारे में उल्टा सीधा, और मालूम पड़ा कि वो बिल्कुल गलत था। इसी प्रकार महिलाओं के कैरेक्टर, मैंने आपको अभी उदाहरण दिया हाईकोर्ट की महिला का, वो इस कैटेगरी में आ जाता है। और उसके बाद गेन मनी, जो सबसे व्यापक है कि इन तीनों में देखिए पैसा नहीं मिला, इसमें क्या मिला? सैडिस्टिक प्लेजर मिला, दूसरे आदमी को परेशान करने का सुख कुछ लोगों को मिलता है, वो मिला इसमें। लेकिन चौथे वाले में पैसा मिलता है, और ये यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो लड़के या लड़कियां सोशल मीडिया पर हैं, हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारी सिक्योरिटी सेटिंग कितनी सिक्योर है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फेसबुक की सिक्योरिटी सेटिंग कभी चेक की हो? मैं आके फोन आपका देखूंगा, 2 लोग निकले ऐसे, 3 लोग निकले ऐसे। सिक्योरिटी चेकिंग आपको देखनी चाहिए। क्या सिक्योरिटी सेटिंग का क्या मतलब हुआ? एक मान लीजिए सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा मशहूर आदमी है, फिल्म जगत का आदमी है, कोई गजल गायक है, कोई बहुत बड़ा लेखक है, किसी बहुत बड़े पद पर है, वो क्या है? सेलिब्रिटी है समाज का। उससे कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी फॉलो कर सकता है उसको। लेकिन ये जो सामान्य आदमी है, सामान्य आदमी से कौन जुड़ेगा? मैं एक प्रश्न करता हूं विद्यार्थियों से। आप जब किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, बाराबंकी के बाजार में जाते हैं, लखनऊ के मॉल में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो जब कोई आपके सामने आता है तो आप नमस्कार या स्माइल किसको करते हैं? जिसको जानते हैं। वो जानने वाला आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका क्लास फेलो हो सकता है, आपकी बहन की टीचर हो सकती है, आपकी बुआ का लड़का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपकी स्मृति में उसका चेहरा होता है, तभी आप स्माइल करते हैं। हर आदमी को नहीं करते। लेकिन हम लोगों के अंदर एक अजब पागलपन है, भूख है कि सोशल मीडिया पर हम हर आदमी को वेलकम करते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, उसको भी हम नमस्कार करते हैं, उसको भी हम ऐड करते हैं और चाहते हैं वो भी हमको ऐड करें। तो सामान्य व्यक्ति को हमेशा अपने फ्रेंड्स या ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, इनको जोड़ना चाहिए। और ये सिक्योरिटी फेसबुक या कोई भी जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ये सिक्योरिटी आपको देता है, ये ऑप्शन देता है आपको। आप पब्लिक पर मत जाइए, आप पब्लिक फिगर नहीं हैं। आप अनावश्यक अपनी फोटो, आप किस मैरिज में गई थी, आपके कॉलेज में क्या हुआ, इसको प्रचारित मत कीजिए। इसको प्रचारित करने पे आपका नुकसान हो सकता है।
तो आपको क्या करना चाहिए, ये देखिए सिक्योरिटी सेटिंग दी है, हमको कहा हमको पब्लिक नहीं जाना, हमको फ्रेंड्स जाना है, या कस्टम करना है, हम फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पे जाना चाहते हैं। और भी इस तरह के सिक्योरिटी के उपाय देता है फेसबुक। आपको ये भी देखता है हु कैन लुक अप योर प्रोफाइल बाय नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीवन, सब लोग देखें या मित्र देखें। हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, आपने सीमित कर दिया, फ्रेंड या उसके फ्रेंड, आपका बड़ा भाई है, आपका मित्र है, आपका भाई है, उसका मित्र है, वो आपको भेज सकता है। आपके भाई का नाम आलोक, आलोक ने कहा कि अजय मेरा दोस्त है, अजय ने भेजा, आपने सोचा एक मिनट कि हम अजय को ज्वाइन करें या न करें, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन दुनिया भर के अजय आपको नहीं भेज पाएंगे अगर आपने सिक्योरिटी सेटिंग अपनी ऐसी लगा रखी है। वही भेज पाएगा जो आपके मित्र का मित्र होगा। इस तरह की बहुत सी, और ये भी आप देख सकते हैं फेसबुक पर कि आपका अकाउंट कितना सेफ है। आप यहाँ अपना नंबर डालिए, फोन नंबर डालिए, आप अपने आप सजेशन आ जाएगा कि आपका अकाउंट सेफ है या कितना सेफ है, क्या चीज आप और बेहतर कर सकते हैं उसमें। जो सबसे कॉमन है अपराध वो है गेन मनी, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नाइजीरियन फ्रॉड, OLX सेल, इंश्योरेंस फ्रॉड, फोन कॉल, SMS, मैट्रिमनी, रिसर्च पेपर, इनकम टैक्स, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, FB प्रोफाइल, फेक वेबसाइट, हनी ट्रैप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब क्या है? ये ऐसे प्रकार हैं जहां पर आपको लालच देकर, हिप्नोटाइज करके पैसा ऐंठने का प्रयास होता है।